अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी से किसी भी तबके को नुकसान होने वाला नहीं है। हर ज़ात को उनकी आबादी की मुनासिबत से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए ज़ात पात का सर्वे करवाना ज़रूरी है। इसी तरह हर ज़ात पात को समाजी इंसाफ दिलाने के लिए ये सर्वे लाजमी है। एक बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सियासत और रोजगार के शोबों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे हटकर सर्वे से मुतालिक हुकूमत का कोई और मंशा नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सर्वे के जरिए किसी की भी जायदादों को नहीं छीना जाएगा और किसी के भी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई एक फलाही स्कीम से महरूम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ात पात का सर्वे एक मेगा हेल्थ कैंप की तरह है। उन्होंने कहा कि आवाम के दरमियान तफरका फैलाने वाले बाज़ लोग होते हैं। 10 साल तक उन्हें बेरोज़गारों और अशोकनगर चौराहे की याद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तेलंगाना की तहरीक में तुलबा और नौजवानों को मुश्तइल करते हुए उनकी जानों की कुर्बानी ली और उसके ज़रिए इक़्तिदार पर आते हुए उन्हें फरामोश कर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में जारी अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों के खिलाफ फिर एक बार साजिश की जा रही है। इन साजिशों का मुँह तोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी तुलबा पर आयद होती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 19 नवंबर को वरंगल का दौरा करेंगे, जहां वो अवामी शायर कालोजी नारायण राव के नाम से हनमकुंडा में तामीर करदा कालोजी कला क्षेत्रम का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे वरंगल के पेश नज़र जिला कलेक्टर डॉक्टर शारदा देवी, कलेक्टर हनमकुंडा पी प्रावीणा, पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर तानाजी वांकड़े और दीगर ओहदेदारों ने दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। उन ओहदेदारों ने आर्ट्स कॉलेज सुबेदारी का भी मुआयना किया, जहां चीफ मिनिस्टर की आमद के पेश नज़र हेलीपैड कायम किया गया। चीफ मिनिस्टर के दौरे वरंगल के मौके पर दीगर तरक्याती कामों का भी संगे बुनियाद रखा जाएगा। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने आज मीडिया से बात करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव और हरीश राव की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर झूठे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस फार्मासिटी के क़याम के नाम पर SC/ST तबके के किसानों से अराजियात हासिल करने के इल्ज़ामात कांग्रेस हुकूमत पर लगे हैं, जो कि गलत है। श्रीधर बाबू ने बताया कि कांग्रेस की ये तारीख रही है कि कांग्रेस जब भी इख्तिदार पर रही, किसानों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखते हुए उनके मसाइल पर तवज्जो दी और कांग्रेस ने ही पहली मरतबा 2004 में किसानों को मुफ्त बरखी सरबराह करने का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि BRS कायदीन किसानों से हमदर्दी का झूठा दावा कर रहे हैं और पुलिस BRS कायदीन को कलेक्टर और सरकारी ओहदेदारों पर हमला करने की बिना पर हिरासत में ले रही है। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि उन्होंने एक मकतूब मरकज़ी वज़ीर ज़राअत को लिखते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना के हल्दी से वाबस्ता किसानों के मसाइल की यकसोई के लिए हल्दी बोर्ड के क़याम को अमल में लाएँ और किसानों के मसाइल को हल करने के इक़दाम करें। उन्होंने BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को झूठा कायद करार देते हुए बताया कि KTR हुकूमत पर किसानों से अराजियात छीनने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रियासती वजीर ने BRS कायदीन की जानिब से कलेक्टर और सरकारी ओहदेदारों पर हमला करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि पुलिस कानून के मुताबिक काम करते हुए इस हमले में मुलविस BRS कायदीन को गिरफ्तार कर रही है। దీనిలో గతంలో సన్న రకాలు 25 లక్షల ఎకరాల్లోనే ఉండేది. ఈ సంవత్సరం 40 లక్షల చిల్లర ఎకరాల్లో సన్నధాన్యాన్ని పండించడం జరిగింది. కారణం సన్నధాన్యానికి 500 రూపాయలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బోనస్ ప్రకటించింది. బోనస్ ప్రకటించడానికి కూడా కారణం పేదలకు ఇచ్చేటటువంటి రేషన్ బియ్యం కూడా రేపు సంక్రాంతి నుండి సన్న బియ్యమే ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ కానీ గురుకులాలు కానీ అన్ని సంక్షేమ హాస్టల్స్ కూడా పిల్లలందరికీ సన్న బియ్యం ఇవ్వాలనేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆకాంక్ష కోరిక మేరకి ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బోనస్ BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव और दूसरे चंद कायदीन ने जुमे को उन किसानों से जेल में मुलाकात की जिन्हें कलेक्टर जिला विकाराबाद और दूसरे ओहदेदारों पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है।
केटीआर की क़यादत में बीआरएस के कायदीन के एक वफद ने गिरफ्तार किसानों से संगारेड्डी जेल में मुलाकात की और उनके साथ इजहार यगानिकत किया। बीआरएस के कायदीन ने यकीन दिलाया कि फार्मा विलेज के लिए उनकी अराजियात हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्ती हासिल करने के खिलाफ लड़ाई में वो उनके साथ ठहरे रहेंगे। कलेक्टर जिला विकाराबाद प्रतीक जैन और दूसरे ओहदेदारों पर 11 नवंबर को मुजवजा फार्मा क्लस्टर की अवामी समात के दौरान लागाचर्ला में देहातियों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्का इंतखाब कोडंगल में रौनुमा इस वाक़े के बाद हुक्मरान कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। हुक्मरान पार्टी ने बीआरएस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ओहदेदारों पर हमले के वाक़े में मुलविस है। केटीआर ने बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उन्हें इस केस में झूठे तौर पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इन साजिशों से खौफजदा नहीं होंगे। केटीआर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के भाई तिरुपति रेड्डी ने किसानों और कबायलियों की अराजियाँ ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए लागाचर्ला में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और तिरुपति रेड्डी के साथ साजबाज करते हुए पुलिस भी बीआरएस को बदनाम करने के लिए भोले वाले देहातियों को मुख्तलिफ मुकदमात में माकूस कर रही है। केटीआर ने किसानों की गिरफ्तारी को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया और कहा कि महज बीआरएस की तायद पर ही उन किसानों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इसके अलावा पुलिस तिरुपति रेड्डी और मकामी कांग्रेस कायदीन के साथ साजबाज के जरिए देहातियों और उनके अफराद खानदान को धमका रही है। సన్ని 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 సిరన్ అడుగు వాళ్ళ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా, భూమి మీద ఎవడు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండడానికి రాలే. నీ పదవి కూడా 5 ఏళ్లే. అందులో మీ ఢిల్లీ వాళ్ళ కోపం వస్తే రేపో ఎల్లుండే తీసిపారేసినా కూడా దిక్కులేదు నీకు. నేను ఒకటే గుర్తు చేస్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి చక్రవర్తివి కాదు, నువ్వేమి రాజువు కాదు, నువ్వేమి పెద్ద నియంతవు కాదు. నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చిండ్రు, చాలా మంది వస్తారు ఇంకా భవిష్యత్తులో. ఒకటి మాత్రం పక్కా, పేదవాళ్లతోని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్న మొత్తం భూమిని నేను గుంజుకుంటా, ఏమన్నా చేస్తా. నేను కొడంగల్ మాత్రం మా అల్లునికి ఫార్మా కంపెనీ పెట్టిస్తా అంటే ఇది తెలంగాణ సమాజం మాత్రం తప్పకుండా తిరగబడుతుంది. ఇలా కొడంగల్ మరలబడ్డది, రేపు తెలంగాణ మొత్తం మరలబడుతుంది. నీకు బాగా ఉన్నది, ఏదో కుట్ర అని చెప్పాలి, ఏందో జరిగిందని చెప్పాలి, జైల్లో పెట్టాలి. మా పట్నం నరేందర్ రెడ్డిని కూడా జైల్లో పెట్టిండు. సరే, రాజకీయ నాయకులను మమ్మల్ని జైల్లో పెడితే పెట్టినావు, మేము చూసుకుంటాం. ఎందుకంటే నిన్ను ఏం చేయాలో రేపు మేము అధికారంలోకి వచ్చినాక మాకు కూడా తెలుసు, మేమేం వదిలిపెట్టాం. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ ఈ 21 మందిని ఎవరినైతే నువ్వు జైల్లో పెట్టినావో వాళ్ళ కుటుంబాలు, వాళ్ళ ఉసురు నీకు నీ పార్టీకి తప్పకుండా తాకుతుంది. ఏ పేద ప్రజల ఓట్లతోనైతే కొడంగల్లో గెలిచినవో, ఏ పేద ప్రజలకైతే 420 హామీలు ఇచ్చి 6 గ్యారంటీలు 100 రోజులని నమ్మబలికి అఫిడవిట్లలో సంతకం పెట్టి గెలిచినవో, ఇలా వాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నావు చూడు, తప్పకుండా వాళ్ళ ఉసురు నీకు తాకుతుంది. నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, ఆ కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా మీకు మొత్తంగా బీఆర్ఎస్ అండగా ఉంటది. తప్పకుండా 21 కుటుంబాలను మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చేదాకా బెయిల్ మీద న్యాయ పోరాటం మేమే చేస్తాం. రాఘవేంద్ర యాదవ్ అనే తమ్ముడికి నేను చెప్పిన, తమ్ముడు నా ఉద్యోగం ఏమైతుంది అన్నా అని అడిగిండు. నీ ఉద్యోగం ఏం కాదు, రేవంత్ రెడ్డి మెడలు వంచైనా సరే నీ ఉద్యోగం అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టు దాకా కొట్లాడతాం, నీ ఉద్యోగం పోనీయం తమ్ముడు అని చెప్పిన. అట్లాగే మిగతా తమ్ముళ్ళు కూడా ఎవరైతే భయపడుతున్నారో, ఇవాళ తిరుపతి రెడ్డి దౌర్జన్యాలకు, పోలీసు వాళ్ళ దురాగతాలకు భయపడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మిమ్మల్ని ఇంతకంటే పీకేదేం లేదు. ఇప్పటికే కేసులు పెట్టిండ్రు, అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టిండ్రు, ఇక జైలు అనేది తెచ్చి పెట్టిండ్రు. ఇంతకంటే మీకేం పీకేదేం లేదు, ఇంకా ఉరి శిక్ష వేసేదైతే లేదు. ఆడ జరిగిందా ఏదో దానికి మసిపూసి మారేడికాయ చేసి పెద్దగా చేసే ప్రయత్నం చేసి తన అసమర్థతను, తన చాతగాంతనాన్ని, తన చేవలేని తనాన్ని ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. ధైర్యంగా ఉండండి, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కొట్లాడదాం. 60-70 లక్షల ఎకరం విలువ చేసే భూమిని 10 లక్షలకి అడ్డికి పావుషేరు గుంజుకుంటానంటే తప్పకుండా మీకు అండగా మేముంటాం. న్యాయస్థానాల్లో కూడా మీకు అండగా మేము నిలబడతాం. వాళ్ళ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా, భూమి మీద ఎవడు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండడానికి రాలే. నీ పదవి కూడా 5 ఏళ్లే. అందులో మీ ఢిల్లీ వాళ్ళ కోపం వస్తే రేపో ఎల్లుండే తీసిపారేసినా కూడా దిక్కులేదు నీకు. నేను ఒకటే గుర్తు చేస్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి చక్రవర్తివి కాదు, నువ్వేమి రాజువు కాదు, నువ్వేమి పెద్ద నియంతవు కాదు. నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చిండ్రు, చాలా మంది వస్తారు ఇంకా భవిష్యత్తులో. मलकाजगिरी के अपने पार्लियामेंट ईटल राजेंद्र ने कहा कि लोगों की मर्जी के बगैर तहरीकें ज़बरदस्ती नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने हाल ही में मीडिया से
बातचीत करते हुए बयान दिया कि हाइड्रा और मूसी पर बोलने वालों को बोलने के लिए 5,000 रुपये देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर यही सच है तो वो बताना चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा और मूसी पर क्यों बयान दिए। अब फर्ज करें कि बीआरएस उन्होंने कहा कि अगर इन सभी हाइड्रा और मूसी के बयान के पीछे बीआरएस थी तो फिर लागा चरला के किसानों के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अवामी तहरीक को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ఒక మాట చెప్పన్నా, ఈ అన్నికి చీప్ మాటలు ఇవి నడుతాయండి. ప్రతిదాడు ఎవడు చెప్తారో రేపు తెలుస్తుంది. రేపు ప్రజలలో నువ్వు పోతే తెలుస్తుంది నీకు సంగతి ఏందో. నేను అంటున్నా, ఇప్పుడు వీళ్ళంటే టీఆర్ఎస్ అని అంటున్నావు. డీకే అన్న కానీ సెప్టెంబర్ 1st వీక్లో తీసుకుపోయిందండి. డీకే అన్న కానీ సెప్టెంబర్ 1st వీక్లో తీసుకుపోయి ఎంపీ గారు మీకు కాళ్ళు మొక్కుతాం, దండం పెడతాం, మా భూములు పోకుండా కాపాడమని చెప్పి అప్పుడు చెప్పిండ్రు. అక్కడ మా పార్టీ పెద్దగా లేదు, మాకు వచ్చిన ఓట్లు 3,000 4,000 ఓట్లే. కానీ ట్రాక్టర్ల మీద వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఆ దండాన్ని సక్సెస్ చేసినంటే అర్థం చేసుకోండి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రజలకు ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా ఉద్యమాలు నడుతాయా? బలవంతంగా వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇస్తారా? చెప్పండి. మొన్న కూడా ఒక ఇచ్చే ఇచ్చిన హైడ్రాలో ప్రజలకు బాగా సంతోషపడుతున్నారు, మూసీ నది భూములు గుంజుకుంటా అంటే ప్రజలకు ఇష్టంగా ఇస్తున్నారు, వీళ్ళే బలవంతంగా 5,000 రూపాయలు ఇచ్చి మాట్లాడిస్తున్నారని చెప్పి నిజమానండి. ఒకవేళ అది నిజమే అయితే 5,000 రూపాయలు ఇచ్చి మాట్లాడించింది నిజమే అయితే మరి ఎందుకు హైడ్రా మీద నువ్వు తోక ముడిచినావు? ఎందుకు ఇవాళ మూసీ మీద నీకు ఎందుకు రియాక్షన్ వస్తుంది? ममनुआ सीपीआई माओनवाज की रियासती कमेटी ने हल्का कोडंगल के मौजू लागा चल्ला में पुलिस की जानिब से शहरियों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की है, जहां किसान फार्मा विलेज के क़याम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। माओनवाज पार्टी की तेलंगाना रियासती कमेटी के तर्जुमान जगन ने एक मकतूब में कांग्रेस हुकूमत के मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने कुदरती वसाइल पर कब्ज़े का मंसूबा बनाया है ताकि किसानों को उनकी ज़रई अराजियात से महरूम किया जा सके और इस मौजू में फार्मा विलेज कायम किया जा सके। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए बस किरायों में 25% रियायत का ऐलान किया है। इस सहूलत से हर रियासत के सीनियर शहरी इस्तेफादा कर पाएंगे। ऐसे शहरी जिन्होंने उम्र के 60 साल मुकम्मिल कर लिए हैं आरटीसी की तमाम बसों में रियायत की सहूलत के हकदार रहेंगे। बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स को दौरान सफ़र टिकट की खरीदी के दौरान आधार कार्ड, सीनियर शहरी का कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड को सीनियर शहरियों के सबूत के तौर पर कबूल करने की हिदायत दी गई है। महकमे आरटीसी की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में बताया गया कि इस सहूलत से किसी भी रियासत के सीनियर सिटीज़न अहल रहेंगे। फील्ड सतह के तमाम ओहदेदारों और सुपरवाइज़रों को हुक्म पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। क़ब्ल अज़ीं सिर्फ आंध्र प्रदेश के सीनियर शहरियों को ही बसों के सफ़र के दौरान 25% की रियायत हासिल थी। ताहम कोविड-19 की वबा पर काबू पाने के इक़दामात के दौरान 2020 में ये रियायत रोक दी गई थी। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इम्कान है कि ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत का भी ऐलान करेगा, जिसका इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातों ने वादा किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिख मज़हब के बानी गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस सिखों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने इंसानियत और अवामी खिदमत का जो पैगाम दिया था वो तवक्को करते हैं कि इस पैगाम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ जारी करदा एक पैगाम में कहा कि गुरु नानक ने हमें सख्त जद्दोजहद करने वालों का एहतराम और दूसरों में हमारी आमदनी की तकसीम का दर्ज दिया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक की तालीमात में आपसी भाईचारा और हम आहंगी का भी दर्ज मिलता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुरु नानक की ज़िंदगी और तालीमात से इंसानियत हर वक्त मुस्तफ़ीद होती रहेगी। गवर्नर आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नज़ीर, मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी और दीगर कायदीन ने भी गुरु नानक की खिदमत को खिराज अदा किया। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्यरूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी।
2 वर्ष पहले झारखंड राज्य में स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उलीहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा उलीहातू की वो पहली यात्रा थी। इससे जनजातीय समाज के लोगों को बहुत खुशी हुई। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया है। प्यारे देशवासियों, 18वीं सदी से ही जनजातीय समाज ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का संगठित विरोध किया था। वर्ष 1855 में संथाल हुल का नेतृत्व करने वाले बहादुर भाइयों सिद्धू कानू और चांद भैरव के साथ फूलो जानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी असाधारण साहस का परिचय दिया था। जब मैं झारखंड में राज्यपाल थी तब उरीमारी गांव में जाकर वीर महानायकों सिद्धू कानू की प्रतिमा को अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला था। वर्ष 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के इस निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। हैदराबाद के वादिय खुदा ग्राउंड पहाड़ी शरीफ में मुनक़िदा कुल हिंद इज्तिमा अरकान से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मौजूदा दुनिया के अखलाकी, रूहानी, समाजी, सियासी और माशी मसाइल और मुश्किलात को उजागर करते हुए अरकान जमात और उम्मत मुसलिमा को आगे बढ़कर अदल व क़िस्त का अलंबरदार बनने का पैगाम दिया। उन्होंने अरकान को उनकी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराते हुए कहा कि पुरअमन और आदिलाना माशरे की तामीर के लिए हमें आला अखलाकी किरदार की ज़रूरत है। इस इज्तिमा में इस बड़े पैमाने पर अरकान जमात की शिरकत तहरीक अक़ामत दीन से हमारे मजबूत ताल्लुक़ की दलील है। इज्तिमा के मकासद पर बात करते हुए सादतुल्लाह हुसैनी ने फरमाया कि यह इज्तिमा तहरीकी तजुर्बात के तबादले, आला मकासद के लिए जज्बे क़ुरबानी, नज़्म व ज़ब्त, ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी के उसूल और इज्तिमाई अखलाकी क़ुव्वत के इजाफ़े का एक अहम ज़रिया है। दुनिया भर में इस्लाम और उसकी तालीमात पर जारी अवामी मबाहिस हमें बड़े पैमाने पर शहादत हक़ के सुनहरी मौक़े फ़राहम करते हैं। हमें इस माहौल को इस्लाम के हवाले से मुस्बित राय आम्मा की तश्कील के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इत्तेदाल का रास्ता छोड़ दिया जाता है तो इंतहा पसंदी जन्म लेती है जो नाइंसाफ़ी की तरफ ले जाती है। हमें खुद भी इससे बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। गढ़वाल ज़िले के धरूर मंडल में कोतला गुड्डा के करीब मिशन भागीरथा प्रोजेक्ट के तहत एक पाइपलाइन फट गई जिससे पानी का काफ़ी ज़िया हुआ। ये वाक़या कोतला गुड्डा स्टेज पर पेश आया जहां ख़राब पाइप से पानी बेकाबू होकर बह रहा था। मकामी बाशिंदों ने इस मसले की इत्तला दी और पानी के ज़िया पर तशवीश का इजहार किया। पाइपलाइन रियासती हुकूमत के पीने के पानी की फराहमी के अहम मनसूबे का हिस्सा है। पानी के बहाव को कंट्रोल करने और पाइपलाइन की मरम्मत की कोशिशें की जा रही हैं। हुक्काम ने अभी तक पाइप के फटने की वजह नहीं बताई है। हालांकि मरम्मत का काम शुरू किया जा चुका है। निर्मल ज़िले के खानापुर मंडल के राजपुरा और पंबी मौजूआत के जंगलाती इलाके में शेर नज़र आने की इत्तला के बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार चौकस हो गए हैं और मकामी अफराद की इत्तला पर जंगलात के ओहदेदारों ने मुताल्लिका इलाकों का दौरा करते हुए शेर के कदमों के निशानात हासिल किए और बताया कि ज़िले के पंबी तांडे के जंगल में एक बड़ा शेर नकलो हरकत कर रहा है। 2 दिन कबल भी एक बड़े शेर ने खानापुर मंडल के राजौरा जंगल में मवेशियों पर हमला कर दिया था जिसके नतीजे में मवेशी जख्मी हुए। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मकामी अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। ज़िले संगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल की तालिबा की फिलीपाइन में मुश्तबा हालत में मौत हो गई। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक पटेंचुरू मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला स्नगदा 1 साल कबल फ़िलिपाइन में मेडिकल की तालीम के लिए रवाना हुई थी। जुमेरात की रात उसकी सालगिरह थी और वो रात 12 बजे के बाद भी अपने रूम से बाहर नहीं आई, जिस पर उसके दोस्त वहां पहुंच गए जहां उन्होंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। खिड़की से देखने पर पता चला कि तालिबा मुश्तबा हालत में पड़ी थी। उसके दोस्तों ने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी।
पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर लड़की की नाश को बरामद किया और उसके अरकान खानदान को इत्तला दी। फौरी तौर पर लड़की की मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस दौरान मुतवफ़ी के अरकान खानदान ने नाश को आबाई मकाम मुंतकिल करने के लिए मदद करने की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है। जगतियाल जिले के भीमारम मंडल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शादी की बारात के दौरान डीजे पर रक्स करने वाले एक नौजवान की मौत हो गई। उसकी शिनाख्त 23 साला संजय की हैसियत से हुई, जो उसी मंडल के कुमारी पेट गांव का रहने वाला है। वो मोटाकरा पेट गांव में अपने एक रिश्तेदार की शादी में आया था, जहां शादी की बारात में डीजे पर काफ़ी देर तक रक्स किया। इस दौरान उसे दिल में शदीद दर्द महसूस हुआ और चकरा कर वहीं गिर पड़ा। घर वालों ने उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक के बाद संजय को मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के बाद शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। पेबरू के करीब एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब मुसाफिरों को ले जाने वाली एक वॉल्वो बस सड़क से हटकर करीबी खेतों में जा गिरी। करीमनगर से आलमपुर मंदिर के रास्ते में पेश आने वाले इस वाक़े में 15 मुसाफिरीन को मामूली चोटें आईं। हादसे के वक्त बस में 55 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गाड़ी सड़क से उलट गई। वजूहात का ताहाल तयन नहीं किया जा सका। हंगामी खिदमात फौरी तौर पर पहुँच गई और ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हादसे की वजह से मुताल्लिक़ तफसीलात अभी ज़ेर तफ्तीश है। मज़ीद मालूमात का इंतज़ार है। मुसाफिरों ने राहत का इजहार किया कि वाक़या मज़ीद संगीन सानहे में तब्दील नहीं हुआ। गजवा का विशाखापट्टनम में 2 खवातीन एक मसरूफ सड़क पर एक दुकान से मुतालिक तनाज़े पर गर्मा गर्म झड़प में शामिल हो गई। इस वाक़े ने जो मुकम्मल तौर पर अवामी मंजरनामे पर जाहिर किया गया, राहगीरों और मकामी बाशिंदों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। झगड़ा तेज़ी से बढ़ गया। दोनों खवातीन ने एक दूसरे के बाल खींचे और एक दूसरे पर हमले किए। तमाशाइयों की तरफ से मुदाखलत और लड़ाई को रोकने की कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि खवातीन ने मुजाहिमत की और हाथापाई जारी रखी। इस झगड़े में एक मोड़ उस वक्त आया जब मुतालिका ख़ानदानों के मर्द भी मैदान में शामिल हो गए। मुक्कों और लातों के तबादले के बाद सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। मुकामी हुक्काम ने अभी तक इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया और इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। एक 12 साल लड़की दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। ये वाक़या मंचिरियाल ज़िले के पद्माराव नगर के चेन्नूर में पेश आया। लड़की की पहचान निरुति के तौर पर की गई है। इसे दिल का दौरा पड़ने पर घर वालों ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। चूहे के काटने की वजह से हैदराबाद में एक खातून की मौत हो गई। तफसीलात के बावजूद मूसा पेट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पद्मा, जिनकी उम्र 62 साल बताई गई है, उन्हें 9 नवंबर को चूहे ने काट लिया था। घर वालों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और घरेलू इलाज पर इत्तेफाक किया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए, खातून का ज़ख्म गहरा हो गया और जहर फैल गया, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान खातून की मौत हो गई। पुलिस कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाने का क्रेडिट कबायली बरादरी को देते हुए मुल्क की साबिका हुकूमतों पर कबायलियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है। जुमे को बालापुर गांव में बरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश पर मुनक़िदा कबायली फ़खर डे प्रोग्राम में कबायलियों के लिए 6,640 करोड़ के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद अपने खिताब में मोदी ने कहा कि कबायली माशरा वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। कबायली समाज ने हिंदुस्तान की सकाफ़त और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैकड़ों बरसों तक लड़ाई की क़यादत की। आज़ादी के बाद की दहाइयों में कबायली तारीख़ की शराकत को मिटाने की कोशिश की गई। इसके पीछे भी खुदगर्ज़ाना सियासत थी। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण
आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज गोडा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं डरती। मोदी अरबपतियों की कठपुतली हैं, वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि अरबपति चाहते हैं। वजीर आजम को निशाना बनाते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। उन्होंने एक बार फिर जात पात की मर्दमशुमारी पर जोर देते हुए कहा कि मर्दमशुमारी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ देंगे। हम जात पात की मर्दमशुमारी बिल को लोकसभा में पास कराएंगे। नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन, देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी। हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। यह संविधान बहुत पुरानी किताब है। स्पेन में आज रिटायरमेंट होम में खौफनाक आग लगने की वजह से कम 10 अफराद जाम बहक हो गए। वाकया विलाफर इंका डेल एब्रो इलाके का बताया जा रहा है, जहां रिटायरमेंट होम जॉर्डन्स डी विलाफ्रांका में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे आग लगी। इस आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। इस आतिशबाजी की इतला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को दी गई। जाए वकूफ़ पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों को आग पर काबू पाने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगा। मकामी हुकूमत के नुमाइंदे का कहना है कि महलूकीन की शिनाख्त अभी बाकी है। मुसद्दिक़ा तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सभी महलूकीन रिटायरमेंट होम में रहने वाले थे या फिर बाहर के लोग भी थे।
इसमें इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। रिटायरमेंट होम में 82 ज़ईफ अफराद रहते थे। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।